सो क्लास यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो सप्लाई कर्व होता है परफेक्ट कंपटीशन में, और वो डिराइव कैसे करते हैं मार्जिनल कॉस्ट हम आपको करा दिए। क्लास अब हम इसके अगला पोर्शन कराने जा रहे हैं कि इंडस्ट्रियल सप्लाई कर्व कैसे होता है, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन किसी एक फर्म की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर पूरी इंडस्ट्री की बात करेंगे क्लास। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, नोट कर लिया होगा। तो क्लास देखिए बहुत आसान तरीके समझना है आपको कि आपको इंडस्ट्री में किसी एक फर्म की जो सप्लाई जो होती है, एक फर्म का जो सप्लाई होता है वो इंडिविजुअल फर्म का सप्लाई कर्व, और जब बहुत सारी फर्में मिल जाती हैं तो बहुत सारी फर्मों का जो सप्लाई होता है सबके सप्लाई को एग्रीगेट मिला करके हम एग्रीगेट सप्लाई कर्व बोलते हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व किसी इंडस्ट्री के लिए होता है एक गिवन पर्टिकुलर मार्केट में प्राइस पर है। तो यहाँ पर किसी इंडिविजुअल फर्म की हम बात नहीं करेंगे। अब हम आपको सिंपल बताना चाहते हैं कि इसी तरीके से समझाऊंगा सिंपल तरीके से, लेकिन हम मार्केट की डिमांड और सप्लाई से जो है आपको डिमांड और एक तरफ हम डिमांड और सप्लाई लेते हैं और जहाँ पर टच करती है वहाँ पर हम उसके अकॉर्डिंग आपको मैं समझाना चाहता हूँ क्लास। तो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व में ध्यान समझना क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपने लॉन्ग रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पढ़ाए थे, तो वहाँ पर दो चीज़ें क्लास समझाई थी आपको रिटर्न टू स्केल पता है, और रिटर्न टू स्केल में क्या होता था कि हमारा स्केल चेंज होता है, पर्टिकुलर पैमाना चेंज होता है, जिसको बोलते हैं हम कि लेबर कैपिटल दोनों को चेंज कर सकते हैं। तो लॉन्ग रन में क्या करता है कि हम लेबर कैपिटल बहुत और चेंजेबल है, तो मतलब इसमें होता है कि लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं तो लॉन्ग रन में कोई वेरिएबल फिक्स पर वेरिएबल नहीं है, ऑल जो भी इनपुट है वो चेंजेबल होते हैं। और इसमें कोई एग्जिट और एंट्री क्या है क्लास, फ्री है, कोई फर्में आती हैं फर्में जाती हैं, आपको ये भी पता है। तीसरा चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमीज और डिस्क इकोनॉमीज क्या होता है क्लास। तो आपको बताए थे कि जब कॉस्ट डिक्रीजिंग कॉस्ट होता है तो इकोनॉमीज होता है, ध्यान समझना, अभी समझा रहा हूँ फिर आगे चलते हैं। जब हम आपको पढ़ाए थे क्लास, ठीक है, कि ये लेसी होता है, तो ये जब ये पोर्शन होता है घट रहा होता है इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग कॉस्ट, और इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग कॉस्ट, क्योंकि ठीक है लॉन्ग रन एवरेज डिक्रीजिंग कॉस्ट। तो डिक्रीजिंग कॉस्ट तो इंक्रीजिंग रिटर्न होता है, इंक्रीजिंग कॉस्ट डिक्रीजिंग रिटर्न होता है, और यहाँ पे कांस्टेंट कॉस्ट कांस्टेंट रिटर्न होता है। ठीक है, तो अब आपको तीन तरह की इंडस्ट्री पढ़नी है। कुछ ऐसे भी फर्में होती हैं जिनकी डिक्रीजिंग कॉस्ट होती है, कुछ ऐसा समय आता है लॉन्ग टर्म में जब वो इंक्रीजिंग कॉस्ट होती है। तो इंक्रीजिंग कॉस्ट में सप्लाई कर्व कैसा बनेगा आपको पहले समझाते हैं। जब तो भैया इंक्रीजिंग कॉस्ट डिक्रीजिंग कॉस्ट है तो इसका मतलब सप्लाई कर्व कैसा बनेगा, इसका मतलब कि सप्लाई कर्व अपवर्ड बनेगा भाई, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। ओके, और जब क्लास इंक्रीजिंग कॉस्ट हो रही है तो इसका मतलब प्रोडक्शन बढ़ रहा है लेकिन उतना नहीं बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि सप्लाई कर्व आपका इस तरह से आ जाए। ठीक है, और जब कांस्टेंट हो जाता है सारी इंडस्ट्री का, तो मतलब जिस रेशो में लेबर कैपिटल बढ़ा रहे हैं उसी रेशो में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो सप्लाई कांस्टेंट हो सकता है, तो सप्लाई कर्व इस तरह से हो सकता है लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। तो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व मे बी हॉरिजॉन्टल, मे बी इंक्रीजिंग, मे बी डिक्रीजिंग, तीनों फेसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन अब आप बोलेंगे सर हमने तो पढ़ा था कि सप्लाई कर्व हमेशा हमेशा ऐसे होता है। बेटा ये किसी एक पर्टिकुलर फर्म की किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात नहीं है रही, आप एक फर्म की बात हो रही थी। अब हम पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो पूरी इंडस्ट्री में सप्लाई घट भी सकती है, सप्लाई बढ़ भी सकती है, सप्लाई कांस्टेंट भी हो सकती है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? शैल आई गो? ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन विथ ग्राफ। कैसे समझाऊंगा, थोड़ा ध्यान से समझना तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ आपको, मैं एक सिंपल थ्योरी समझा रहा हूँ क्लास। चलो आपको मैं पहले बताता हूँ इक्विलिब्रियम कैसे होता है, पता है आपको, डिमांड सप्लाई भी पता है आपको। चलो एक काम करते हैं, एक फर्म लेते हैं, ध्यान समझना। यहाँ पर एक फर्म लेंगे हम, ठीक है, यहाँ पर पूरी मार्केट ले लेते हैं बेटा जी। ओके, या इंडस्ट्री या मार्केट लेते हैं, ठीक है, मार्केट बोल सकते हैं या इंडस्ट्री बोल सकते हैं, पूरी मार्केट का है, और एक किसी फर्म की सप्लाई कर रहे हैं। ओके, इसमें बहुत सारी फर्में हैं और बहुत सारी मार्केट है। ओके, तो
चलो सबसे पहले बताता हूँ क्लास, मान के चलो हमारा एक एक पॉइंट के करूँगा। पहले मैं थ्योरी पढ़ाऊँगा, फिर मैथमेटिकल बाद में करेंगे बेटा जी। ओके, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे यहाँ पर हम लेते हैं, ये मार्केट की सप्लाई है, ये मार्केट की डिमांड है। बेटा जी ध्यान समझना, मार्केट की डिमांड है और ये मार्केट की सप्लाई है। ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है क्लास। क्या क्लास? हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो क्या हम इस इक्विलिब्रियम पॉइंट को क्या लिख लेंगे? प्राइस लिखेंगे। क्या बेटा लिखेंगे? प्राइस। और प्राइस जब लिखेंगे ओके, तो हम ऐसा करना चाहते हैं कि इसी के सामने जाते हैं, यानी कि मतलब क्लास ये भी तो प्राइस हुआ, एक फर्म का प्राइस हो जाएगा, यानी कि एक फर्म का क्या हो जाएगा? ये एवरेज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा एक फर्म का। क्लियर? अच्छा, तो यानी कि ये जब एक पूरी मार्केट में ये है प्रोडक्शन Q1 हो रहा है, इट मीन्स इस फर्म का भी क्या हो रहा है? मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, ठीक है, लेकिन कौन सा कॉस्ट है? ये लॉन्ग रन है क्लास। ठीक है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जहां पर जब लॉन्ग रन होता है तो ये क्या हो जाता है क्लास? शॉर्ट रन एवरेज, लॉन्ग रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ऐसा कह सकते हैं। तो जब लॉन्ग रन की बात करते हैं तो क्लास हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे शॉर्ट रन भी हैं, यहाँ पर शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट भी है। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। तो इट मीन्स कि एक फर्म का संतुलन यहाँ पर है। क्लियर है? अच्छा, अब सडनली क्लास ध्यान समझना, अब मैं बोलता हूँ कि पूरी मार्केट में डिमांड्स कर बढ़ गया, डिमांड्स मार्केट में बढ़ गए, और जब डिमांड बढ़ता मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन में तो क्या होता है बेटा जी? किधर जाएंगे हम? राइट हैंड मान चलो राइट हैंड में, डी से D1 D2 हो गया। ओके, अब मार्केट में प्राइस कितना हो गया बेटा बताएंगे? मार्केट में प्राइस ये हो गया। ओके, मार्केट प्राइस P1 हो गया। जब मार्केट प्राइस पे, अब क्या होगा मार्केट में? एक फर्म का क्या होगा? शॉर्ट टर्म में कुछ तो बेचेगी, ज़्यादा बेचेगी, तो ये प्लस हमारा यहाँ पर हो गया, AR से MR1 हो गया। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कहाँ चला गया बेटा जी बताएंगे? इक्विलिब्रियम कहाँ चला गया? इक्विलिब्रियम क्लास ये समझो कि हमारा ऊपर चला गया। ठीक है, हम यहाँ पर नहीं बना रहे हैं, शॉर्टकट समझा रहे हैं कि सारा कुछ मान चलो ऊपर चला गया। ठीक है, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट को एवरेज मार्जिनल कॉस्ट जहाँ करता है, ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो गया। चलो मान चलो हमारा इक्विलिब्रियम हो गया। इतना समझ आ गया बेटा जी? अच्छा, प्राइस कितना हो गया? P2 हो गया, यानी कि P1 से P2 हो गया। ठीक है, इक्विलिब्रियम यहाँ से आप यहाँ आ गए, इक्विलिब्रियम यहाँ से यहाँ आ गए, लेकिन होगा क्या क्लास? अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि मार्केट में इस बढ़ी हुई प्राइस को देख करके, मार्केट में इस बढ़ी हुई प्राइस को देख करके कुछ फर्में मार्केट में क्या किया? एंट्री कर लिया। जब फर्में मार्केट में एंट्री करेंगी तो एक समय में क्या होगा? एक टाइम के बाद प्रोडक्शन तेजी से बढ़ेगा। लेकिन ठीक है, क्योंकि अभी क्या कह रहा है कि धीरे धीरे इंडस्ट्रीज भी बढ़ रही हैं, कॉस्ट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, घट रहा है, क्योंकि डिक्रीजिंग कॉस्ट पड़ रहे हैं यहाँ पर। तो हम जब इन डिक्रीजिंग कॉस्ट की सिचुएशन में हैं तो कॉस्ट हमारा क्या हो रहा है क्लास? कैसे हो रहा है? तो सबसे पहली बात हमारा यहाँ पर ये कहने का तात्पर्य ये है, अब जो है ये सप्लाई कर्व यहाँ पर काट दिया, शॉर्ट रन। ठीक है, सप्लाई कर्व, अब सप्लाई बढ़ गई, लेकिन कहाँ गई? राइट हैंड में गई, लेकिन ये इक्विलिब्रियम यहाँ से यहाँ पर आ गई, तो जितना प्राइस था पिछला उसी प्रीवियस प्राइस पर आकर के रुक गई, जितना प्राइस प्रीवियस था उसी पे आकर के रुक गई। यानी कि अब क्या होगा क्लास? फाइनली हम आपको ये कहना चाहते हैं कि प्राइस तो बढ़ेगा, प्राइस तो बढ़ेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम अगेन जो है हम इसी पे आ जाएंगे।
ठीक है। या हम ऐसा कर सकते हैं कि अब हमारा एक अलग से ग्राफ बनाना चाहिए था मुझे थोड़ा सा ऐसे, तो यानी कि हम इस पॉइंट पे आ जाएंगे कि यहाँ पर क्लास ये प्रोडक्शन हमारा शॉर्ट टर्म, क्योंकि देखो कास्ट क्या होगी, हम उसको खिचड़ी नहीं पकड़ना चाहते हैं क्योंकि डिक्रीजिंग कॉस्ट है, क्या है, कॉस्ट घट रही है, तो मतलब ये थोड़ा सा ऐसे जा रहा था स्लोप, ठीक है ना। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप ऐसा समझ लीजिए कि फिर से उसी पॉइंट पे आ जाते हैं क्लास, क्या होता है, फिर से उसी प्राइस पे आएगा, AR जो है इक्वल आ जाएगा, ठीक है। आगे समझ बेटा जी। तो हमारा अच्छा, अब आप बताएंगे कि सर कि शॉर्टर देखो अब क्लास ध्यान से आपको समझना मेन यहाँ पर है कि जब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाएंगे तो क्या होगा, ये शॉर्ट रन सप्लाई कर्व हो जाएगा, शॉर्ट रन सप्लाई कर्व, ठीक है। लेकिन जब आप इस पॉइंट से यहाँ पर आएंगे तो ये भी शॉर्ट रन है, लेकिन जब इन पॉइंटों को मिलाएंगे तो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व हो गया। तो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ये हो गया, तो यानी कि ये और E1, E1, E2, E3, तो E1 से E3 जो है ये क्या हो गया आपका लॉन्ग रन सप्लाई कर्व हो गया। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया। तो बेसिकली मुझे आपको ये बताना था क्लास कि जब मार्केट में सिचुएशन चेंज हो रही है, ये पूरी मार्केट की बात कर रहा है, पूरी मार्केट की बात कर रहा है। जब डिमांड सप्लाई चेंज होगी तो इसके ये सप्लाई शॉर्ट रन सप्लाई बढ़ गई, ये सप्लाई बढ़ी, कितनी बढ़ी, तो अब ये कॉस्ट निकली, कांस्टेंट कॉस्ट निकली। कौन सा क्लास हो गई, ये कांस्टेंट कॉस्ट निकाल दिया हमने। अगर हमें क्लास डिक्रीजिंग कॉस्ट निकालना था, डिक्रीजिंग कॉस्ट, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, मैं एक में समझा दूं क्या अलग अलग समझाऊं, बताइए। अब जैसे कहें जब हम ओके ये इसको समझ गए, चलो नेक्स्ट बताते हैं आपको। ये कांस्टेंट कॉस्ट है बेटा जी, क्योंकि कॉस्ट आके वहीं पर कांस्टेंट हो जा रही है और हमारा का सादा पैरेलल लाइन बनता है, ठीक है। अब मैं ज़्यादा नहीं मिटाऊंगा, सिर्फ हाफ मिटाऊंगा क्लास आपको समझाने के लिए। आपको सप्लाई मिटाना है बस बेटा जी, आप सप्लाई मिटा दीजिए, ठीक है। चलो हमने सप्लाई मिटा दिया, मैं आपको सिंपल सप्लाई की पॉइंट आपसे समझाता हूँ, ओके। अब आपको मैं इंक्रीजिंग कॉस्ट बताता हूँ क्लास। जब इंक्रीजिंग कॉस्ट हो जाएगा, यहाँ तो समझ गए, ये इक्विलिब्रियम था, यहाँ नहीं, ठीक है। चलो ये इक्विलिब्रियम हो गया, हालांकि हमने यहाँ पर नहीं बनाया था क्लास, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम था, इतना है। अब मान के चलो कि डिमांड बढ़ गई क्लास, एक ही बता रहे हैं, जब आपकी डिमांड्स बढ़ गई, जब आपकी डिमांड बढ़ गई तो क्या होगा, अभी सप्लाई भी बढ़ेगी, लेकिन सप्लाई उतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए, सप्लाई उतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि प्रीवियस पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर रहेंगे। प्रीवियस पॉइंट आपका ये है E, इससे ऊपर रहेंगे, सप्लाई बढ़ी लेकिन उतनी नहीं बढ़ी, तो इसका मतलब होता है कि अब सप्लाई थोड़ा सा बढ़ी है, क्लास सप्लाई थोड़ा सा बढ़ी, S से S2 पे आ गई है। इसका मतलब होता है कि अब आपका जो प्राइस होगा ये कहाँ पर आ गया, P3 पे आ गया, ओके। P1, P2, P3, E3 यहाँ पर आया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपका जो लाइन होगी क्लास यहाँ पर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, AR3, MR3, प्राइस 3। इसका मतलब हुआ प्राइस P से P1, P2 पे गया, क्यों गया, क्योंकि मार्केट में डिमांड बढ़ी, ओके। लेकिन P2 से अगेन P3 पे आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि मार्केट में सप्लाई बढ़ी, तो थोड़ा सा रेट डाउन हुआ, लेकिन इतना डाउन नहीं हुआ कि P1 प्रीवियस पॉइंट से ऊपर ही है। तो इस केस में अब हमारा जो इक्विलिब्रियम बनेगा क्लास यहाँ पर बन गया, ठीक है। तो इंडिविजुअल का तो ठीक है, पूरी मार्केट के लिए हमारा समझाने का तात्पर्य यहाँ पर क्लास ये है। अब देखो इस केस में सप्लाई कर्व कैसा बना, तो इस केस में सप्लाई कर्व आपका बेटा जी ऐसे बन गया, ठीक है। लॉन्ग रन सप्लाई कर्व बना। लॉन्ग रन सप्लाई मतलब है कि स्टार्टिंग पॉइंट और करंट पॉइंट मिला दिए तो आपका अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। क्या बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग। मतलब इतना सप्लाई बढ़ रहा है, इतना, ठीक है।
अगर इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री है तो सप्लाई बढ़ी लेकिन उतना नहीं बढ़ी जितना बढ़ना चाहिए। क्लियर है? ओके, आगे बेटा जी समझ में? अच्छा, एक और यहीं पे समझा दूं, ग्राफ यही चलेगा। अब आपको एक और बनाना है क्लास कि अगर वो कॉस्ट डिक्रीजिंग हो जाती है, जब वो कॉस्ट डिक्रीजिंग हो जाए तो बताओ क्या होगा क्लास, कि जब डिमांड बढ़ेगी, डिमांड्स बढ़ेगी तो सप्लाई इतनी बढ़ जाएगी कि प्रीवियस पॉइंट से जो इक्विलिब्रियम से भी नीचे आ जाएगी। यानी कि अब क्या होगा क्लास, सप्लाई S1 S2 थी, अब सप्लाई थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए क्लास, सप्लाई S3 कर दीजिए। एक एक ग्राफ में समझा रहा हूँ, सप्लाई S3 कर दीजिए। जब सप्लाई S3 कर देंगे तो देखो आप प्रीवियस डिमांड्स ये थी, अभी यहाँ पर आ गए, आप आ गए P4 पे आ गए क्लास, तो इक्विलिब्रियम P3 से E4 पे आ गया। अब क्या होगा, अब आप देखिए, ठीक है, प्राइस P4 पे आ गया। आप ये बोलेंगे देखो हमारा इधर जाना चाहिए, आप बोलेंगे सर इधर जाना चाहिए, हमें यहाँ पर हर बार बनाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, एक बार यहाँ बनाएंगे, एक बार यहाँ बनाएंगे, ठीक है, समझ बेटा जी। तो अब आपको थोड़ा सा इधर दिखाना पड़ेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट वगैरह। मैं आपको अभी मिटा के नहीं बना रहा हूँ क्योंकि खिचड़ी पक जाएगी क्लास, ठीक है। तो अब आपका AR और MR यहाँ पर हो गया क्लास, ठीक है, इंडिविजुअल सप्लाई हो गया। तो अब ये देखो आपका यहाँ से यहाँ हो गया प्रोडक्शन, Q4 हो गया, ठीक है, Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है। अब क्लास कैसा बनेगा आपका, जो आपका लॉन्ग रन सप्लाई कर बनेगा, कैसे बनेगा, ये बनेगा लॉन्ग रन सप्लाई कर, ठीक है। तो लॉन्ग रन सप्लाई कर कैसा बनेगा, लॉन्ग रन सप्लाई कर ऐसा बना। तो ये अगर डाउनवर्ड है इसका मतलब डिक्रीजिंग कॉस्ट है, अगर ये इंक्रीजिंग है इसका मतलब इंक्रीजिंग कॉस्ट है, और अगर ये पैरेलल है, अगर ये क्लास मान चलो यहाँ पर लेते हैं और ये पैरेलल सप्लाई कर्व बनता है तो कैसा बन जाएगा, वो कैसा बनेगा, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व कैसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल बनेगा। तो मैं सिंपल एक डिमांड सप्लाई ग्राफ से आपको ये बताना चाहता था, जैसे आपको बताया कि अगर ठीक है बेटा जी, लॉन्ग रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, आपको बताए थे कि जब ये डिक्रीजिंग कॉस्ट हो रहा है तो प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, डिक्रीजिंग कॉस्ट प्रोडक्शन बढ़ रहा है। इसका मतलब हमारा कौन सा है, ये हो गया। जब मार्केट में डिमांड सप्लाई काट रहा है, डिमांड बढ़ गया, डिमांड बढ़ने पर सप्लाई इतना बढ़ गई कि पूछो मत, तो आप यहाँ पर आ गए, ओके। दूसरे में होता है कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम था, अब आप यहाँ पर जाते हैं, यानी कि डिमांड सप्लाई बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई बढ़ी लेकिन इतनी नहीं बढ़ी, वो प्रीवियस पॉइंट पर ही आ गई, यहाँ से बढ़ी यहाँ, फिर यहाँ से आके यहीं पर आ गया। तो ये क्या हो गया, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व, कांस्टेंट वाला। और जब इस केस में क्या होगा कि इंक्रीजिंग कॉस्ट हो रहा है, सप्लाई बढ़ रही है लेकिन उतना बढ़ नहीं है, कम बढ़ रही है, जैसे इस ऊपर जाएंगे कम बढ़ेगी, बढ़ रही है। तो इसका मतलब होता है कि जब डिमांड्स बढ़ गई तो सप्लाई भी बढ़ेगी लेकिन उतना नहीं बढ़ी जितना बढ़ना चाहिए, क्योंकि इंक्रीजिंग कॉस्ट हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी फर्में आ रही हैं, यहाँ पर कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है, एवरेज कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है, रिटर्न टू स्केल डिक्रीजिंग हो जाता है, और यहाँ पर, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि सप्लाई कर्व लॉन्ग रन ये LRS क्या होगा, ऊपर हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए क्लास, ठीक है, अगर इस तरह से है, ठीक है, तो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व कैसा हुआ, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हो गया। और अगर क्लास इस तरह से है तो इसका मतलब कांस्टेंट कॉस्ट हो गया। बोलो भाई, अगर ऊपर है, ठीक है, तो क्या हो गया आपका, डिक्रीजिंग कॉस्ट, इंक्रीजिंग कॉस्ट हो गया। तो ठीक है, तो ये ग्राफिकल था, ठीक है, बड़ा खिचड़ी पक गया होगा आपको, लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास जो कर रहा हूँ शायद समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो इसमें हम बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं लेते हैं, मैथमेटिकल नहीं ले रहे, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था कि भैया इंडस्ट्री का सप्लाई कर, पूरी इंडस्ट्री का सप्लाई कर कैसे होगा जब मार्केट में चेंज हो रहा है, ठीक है।
देखो इसमें कितनी सारी बातें आ गई। एग्रीगेट डिमांड, मार्केट डिमांड, सप्लाई पढ़ लिया आपने। एक फर्म का इक्विलिब्रियम कैसे होगा, एक फर्म कितना सप्लाई करेगी, ये किस पर डिपेंड करता है, लॉन्ग रन पे डिपेंड करता है, और भी रिटर्न टू स्केल पे डिपेंड करता है। इकोनॉमी जिसको बोलते हैं, इसको डिसइकोनॉमी बोलते हैं, इसको कॉन्स्टेंट बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारी बातें पे डिपेंड करता है बेटा जी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यार ये चैप्टर क्लोज है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोनोपोली पढ़ रहे हैं। मोनोपोली में बेटा जी मैंने बहुत सारी चीज़ें करा रखा है आपको। ठीक है, तो हम मोनोपोली डिस्क्रिमिनेशन करा दिया, मोनोपोली प्राइस लीडरशिप मॉडल करा दिया है। ये गैप बच गया था, तो मैंने ना यूट्यूब पे वीडियो डाल रखा हूँ ये सबको, और उसको प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। ठीक है, तो वहाँ से आप देख ले सकते हैं।